तो हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनामिक में जो सेकंड पार्ट होता है जिसको आप कहते हो थर्मोकेमिस्ट्री, उसका फर्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं आपके स्कूल में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ थर्मोकेमिस्ट्री। ये इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा आपको संभल के इनके कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। ठीक है, जैसे सवाल ये है कि व्हाट डू मीन बाय थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री आप किसे कहते हो? तो कहा गया कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन जब आप कराएंगे तो रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, प्रोडक्ट के पास भी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो जब आप केमिकल चेंज करोगे, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओगे, तो उनमें एनर्जी या हीट चेंज किस तरह से होगा, कितना होगा, उनको मेजर करने के लिए आप स्टडी करते हो थर्मोकेमिस्ट्री। दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी चेंज या हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो हीट चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हो रिएक्शन क्यों होता है भाई, स्टेबिलिटी के लिए। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा नहीं तो एनर्जी चेंज होगी। तो कैसे चेंज होगी, दैट विल बी अ स्टडी इन थर्मोकेमिस्ट्री। अब जैसे आप थर्मोकेमिकल रिएक्शन लिखते हो, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कहा गया कि वैसा रिएक्शन जो ये रिप्रेजेंट करे कि केमिकल चेंज में हीट चेंज कितना हुआ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दिखाते हो आप, कार्बन सॉलिड है, रिएक्शन कराया ऑक्सीजन गैस से, तो आपने फिजिकल स्टेट बता दिया। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 गैस इवॉल्व कर रहा है, और 1 मोल CO2 गैस जब बनेगा तो इसमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस इक्वेशन, जो कि -393.5 किलो जूल है बच्चों पर मोल। नहीं तो ये आपको बता रहा है कि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, क्योंकि आप जानते हो माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप बनाते हो कार्बन और ऑक्सीजन से, तो 1 मोल के लिए -393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। नहीं तो देखिए ये एक बैलेंस इक्वेशन है। जब भी आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करोगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, और इसमें आप ये बता दीजिए कि इनका फिजिकल स्टेट क्या है। जैसे कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये भी आप बताओगे। ठीक है, दूसरा ये कि हीट चेंज कितना हुआ आपने देख लिया बच्चों, -393.5 किलो जूल। और कौन सा फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म भी आपको मेंशन करना होगा कि इसमें आपने ग्रेफाइट लिया है या डायमंड लिया है, क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करोगे। ठीक है, तो अब आइए हमें हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना है। हीट ऑफ रिएक्शन को आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हो। ये क्या है बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? इसे आप डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि इंथैल्पी को स्टेट फंक्शन मानते हैं हम लोग, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा ये। तो जब भी आप फाइंड करेंगे चेंज फाइंड करेंगे, तो कहा गया कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे, और केमिकल रिएक्शन होना चाहिए आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल इक्वेशन आपने लिखा, मान लो C + O2 गिव्स CO2, ये बैलेंस इक्वेशन है। H2 + ½ O2 H2, ये बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे आप हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कहा गया ये कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट, अगर आप चाहते हो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप उसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे बच्चों। नहीं तो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपका रिएक्टेंट रूम टेम्परेचर पे 1 बार प्रेशर पे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में लेंगे। नहीं जैसे हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्म में, तो आप H2 लेंगे, नॉट H रेडिकल। ऑक्सीजन आपका O2 के फॉर्म में सर्वाइव करता है,
तो आप H2 लिखेंगे ना के H रेडिकल, गेटिंग और नॉट। तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो ये कहलाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नहीं, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O2, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये नहीं कहलाएगा। H2 प्लस O2 H2O2, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि बताइए ये बैलेंस है क्या? तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ये करेक्ट है। नहीं सॉरी, ये अगर आपके पास H2O होता, देखो बच्चे, अगर ये आपके पास सिर्फ H2O है, ये H2O है, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं कहोगे क्योंकि बैलेंस नहीं है। अच्छा आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ये बैलेंस है, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। तो अगर आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो उस बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, आप उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा देखो बच्चे, मान लिया ये आपके पास एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट N1 जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है N1, और ये N2B को आपस में आपने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपको दो प्रोडक्ट मिला C and D, है ना? तो N1 मोल ऑफ A reacts with N2 मोल ऑफ B to produce M1 मोल्स ऑफ C and M2 मोल्स ऑफ D। तो अगर आप चाहते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करें, तो आप C और D के पास जो एनर्जी कंटेंट है वो पता करिए, नहीं तो इन दोनों के एनर्जी कंटेंट को जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उनसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए। तो ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो गया बच्चे, माइनस इन दोनों जो रिएक्टेंट है इनके एंथैल्पीज को आप सम कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो बच्चे, S प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3, और इसके लिए एंथैल्पी की वैल्यू 2x है, ठीक है। फिर SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, इसके लिए y किलो कैलोरी गिवन है। अब आपसे कहा गया कि फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस को, नहीं, एक मोल किसी भी सब्सटेंस को आप उनके कंस्टिट्यूएंट एटम से अगर प्रिपेयर करते हो तो उसमें जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। नहीं तो देखो बच्चे, जैसे S प्लस 3/2 O2 SO3 2x यहाँ पे आपको मिले एनर्जी किलो कैलोरी में, SO3 से आपको मिला SO2। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन ये है, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, देखो इस इक्वेशन को, इसको आप रिवर्ट करिए, इस रिएक्शन को रिवर्स करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे रिएक्शन को रिवर्स करोगे, देखो ये SO3 आगे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में गया SO2 प्लस हाफ O2, और जो साइन है इसका जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, दोनों को ऐड कर दो, ये SO3 कैंसिल आउट हो गया बच्चे। S प्लस 1.5 O2 है, 3/2 O2 है, हाफ कर दोगे तो O2 मिलेगा ना। तो S प्लस O2 गिव्स SO2, इससे वैल्यू निकाल दीजिए, ये आ गया 2x माइनस y। ये एक सिंपल है, इस पे बेस्ड और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले हमें एक लॉ पढ़ना होगा, सिंपल से लॉ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं भी। तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में कहा गया कि अगर आप किसी रिएक्शन को सिंगल स्टेप में प्रोसीड करो या मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करो, उनका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता, उनका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat change during reaction is same whether it takes place in single step or in multiple steps। इस लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करते हो अगर आप, तो उनका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा या हीट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट,
वो वैल्यू फिक्स होगी, चाहे आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में प्रोसीड करिए या मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करिए। देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए ए से आपने बी बनाया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आया। अब इस बी को हमने दूसरे तरीके से बनाया, पहले सी फिर डी और फिर डी से बी बनाया, तो 1 2 3 स्टेप्स में, और ये पहला स्टेप था। तो ये H1 H2 और H3 इन तीनों को सम करोगे तो इस H के बराबर हो जाएगा। मतलब रिएक्शन आप एक स्टेप में करो या मल्टी स्टेप में करिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे कहते हैं हम लोग हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आप देखिए जरा एग्जांपल, ये क्या है? कार्बन, किससे रिएक्शन कराया आपने? O2 से। क्या मिला? CO2। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -93 किलो कैलोरी। जस्ट एज्यूम कर लो। अब C प्लस हाफ O2 क्या बनाया आपने? कार्बन मोनोऑक्साइड, -68 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई बच्चों। अब इस मोनोऑक्साइड का फिर ऑक्सीडेशन किया, हाफ H2 गैस से रिएक्शन कराया, CO2 मिला, -25 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए है। देख लो, अब मान लिया किसी रिएक्शन में आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे या आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ये दोनों कैलकुलेट किया है, इसके बराबर कर दी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। नहीं तो हेसेस लॉ से आप उन रिएक्शंस के एंथैल्पी को पता कर सकते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लैब में कैरिड आउट नहीं कर पाते। मान लीजिए CO प्लस हाफ O2, इसकी वैल्यू हमसे नहीं निकल रही, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। नहीं तो ये कहलाता है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, स्पेशली फॉर स्कूल एग्जाम बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्लस इसको जब आप अप्लाई करते हो, अगर आप इसको अप्लाई करते हो ठीक है, तो देखेंगे आप कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया। अब आइए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। क्या कहा गया कि एक मोल किसी कंपाउंड को, ध्यान सुनिए, 1 मोल किसी कंपाउंड को अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिस स्टैंडर्ड स्टेट में वो पाया जाता है अगर आप बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नहीं आया समझ में? एक मोल किसी भी सब्सटेंस को अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से आप बनाते हो जिस फॉर्म में वो सर्वाइव करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो हम उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टेबल फॉर्म, या जिस फॉर्म में वो सर्वाइव करता है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर पे, हम उन्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। गेटिंग और नॉट? नहीं तो जैसे कोई भी कंपाउंड आप बनाइए, उसका 1 मोल ले लीजिए। मान लो वाटर बनाना है आपको, वाटर लिक्विड होता है भाई, तो 1 मोल बनाना है आपको। 1 मोल के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में सर्वाइव करता है इन गैसेस फेज, लेकिन ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में रहता है, तो हाफ O2 लेना है, क्योंकि हमें ये 1 मोल ही रखना है। नहीं, जो आप बनाओगे दैट मस्ट बी इन 1 मोल। तो जो रिएक्टेंट पार्ट होगा, नहीं उसमें आप जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। ये एलिमेंट H2 के फॉर्म में सर्वाइव करता है एट रूम टेम्परेचर, O2 होता है, तो इसीलिए आप हाफ O2 लिखेंगे। देखिए C प्लस O2, कार्बन आपका क्या है भाई? सॉलिड। ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या बन गया? गैस। C प्लस H2, कार्बन क्या है? सॉलिड, ये गैस, ये भी क्या हो गया? गैस। ये 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे, ये गैस है, ये सॉलिड है।
क्या मिला, C2H2। अब देखो ये क्या है, ये गैस है, ये ऑक्सीजन और ये लिक्विड होता है। तो आप बताइए इसमें कार्बन कितने हैं, 1, तो आपने लिखा 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 2H2। ऑक्सीजन कितने, हाफ O2, तो ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन। फिर इसी तरह से देखिए 2 कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2, इससे क्या मिला आपको, एसिटिक एसिड। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए ये 1 मोल इक्वेशन आ गया बच्चे, 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अगर आप बेंजीन बनाना चाहते हो तो 6 कार्बन लीजिए सॉलिड फॉर्म में, 3H2 गैस फॉर्म में, और रूम टेम्परेचर पे आप बना दो C6H6 जो कि लिक्विड फॉर्म में सर्वाइव करता है। नहीं तो क्या आप बता सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन का कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन हम क्या लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो अगर आपने ऐसा बनाया कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3, तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनाया है, ये कंपाउंड है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन आप बनाएंगे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड, ये इक्वेशन आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या आएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो आप क्या करिएगा, देखो ये आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें क्या क्या यूज करेंगे, कैल्शियम ये क्या होता है, सॉलिड प्लस कार्बन ये भी सॉलिड होता है, प्लस 3/2 O2 ये क्या है भाई, गैस फॉर्म में। ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्वेशन। कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स प्लस 3/2 O2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म। समझ आया कि नहीं आया बच्चे। अब आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा फाइंड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। आपसे सवाल पूछा गया है कि एंथैल्पी चेंज आप फाइंड करिए फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास है 2H2O2 दैट इज 2 पेरोक्साइड गिव्स व्हाट, H2O एंड O2। देखो ये O2 तो प्योर फॉर्म में सर्वाइव करता है, इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होगी। अब कहा गया कि इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 and H2O are this and this किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। समझ रहे हैं बच्चे, कह रहा है इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 and H2O are -186 किलोजूल एंड -286 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो आप बताइए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस गिवन है, तो आप इसके लिए रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करो। तो मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टर निकालेंगे। तो आप बताओ ऑक्सीजन को थोड़ी ना बना सकते हो आप, भाई ऑक्सीजन तो बना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका 0 आएगा। तो वाटर के लिए गिवन है कितना, देखिए -286, और ये है कितने, तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने H2O2, इसके लिए क्या है आपका -186, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके एंथैल्पी को इनसे माइनस कर दीजिए आप, नहीं तो ये ऑलरेडी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉल्व करिए आपको मिलेगा इतना। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन को, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया बच्चे। इसे आप कह दोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन, क्योंकि इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमने माइनस कर दिया, जो इक्वेशन जो एनर्जी मिल गई आप उसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस नीट में, आईडी मेंस में, इवन स्कूल एग्जाम में आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि C+O2 गिव्स CO2, इसकी एंथैल्पी वैल्यू गिवन है बच्चों -x किलोजूल पर मोल। अब कह रहा 2CO + O2 गिव्स CO2, इसकी एंथैल्पी वैल्यू है, इसकी जो एंथैल्पी वैल्यू है देख लीजिए आप, दैट इज व्हाट, ΔH, इसकी वैल्यू है -y किलोजूल पर
मोल। देन फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेशंस को लिखने होंगे भाई। तो इसका जो इक्वेशन होता है, CO गैस है, कहां से बनाओगे आप, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2, रिजल्ट क्या मिला, CO। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन इनसे डिराइव करना है आपको। देखो मोनोऑक्साइड आपको कहां चाहिए, प्रोडक्ट में, और इसमें कहां है, रिएक्टेंट में। आपको मोनोऑक्साइड कितने चाहिए, एक, ये कितने हैं, दो। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को रिवर्ट करोगे। रिवर्स जैसे ही करोगे इसका साइन जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा बच्चों, और आपको चाहिए एक, है ये दो, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स करेंगे। जैसे ही इनको आप रिवर्स करोगे, CO2 इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे CO2, और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से CO2 को डिवाइड करोगे तो 2CO2 से CO2 बचा, मोनोऑक्साइड भी 2 और ये हाफ O2 हो गया। फिर दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ और आपको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। तो आप कैसे ऐड करो, देखो माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 सॉल्व करिए, ये y माइनस 2x/2 आपको फाइनल मिल जाएगा। तो ये था enthalpy of formation of carbon monoxide with the help of these two given equation। तो इसमें हमने हेसेस लॉ यूज कर लिए हैं बच्चे। अब आइए एक और टर्म आपके पास है, दैट इज enthalpy of combustion, है ना, और इसको हीट ऑफ कंबशन भी कहते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय enthalpy of combustion? तो कहा गया बच्चों कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस को इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बर्न करते हो, फिर से एक मोल किसी भी सब्सटेंस को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप बर्न करते हो, तो इससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, आप उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे। तो हीट चेंज व्हेन 1 mole of substance is completely burned in presence of oxygen is called enthalpy of combustion और heat of combustion। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप हाइड्रोजन का 1 मोल लीजिए, बर्न कर दीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपको वाटर मिल जाएगा। कार्बन का 1 मोल लीजिए, बर्न कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये आपका 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए बच्चे, 1 मोल। अब देखिए मीथेन 1 मोल लिया, O2 के प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर मिलेगा। इथेनॉल आपने 1 मोल लिया तो 7/2 O2 आपको चाहिए और 2 CO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशंस फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के अगर 1 मोल को आप कंप्लीटली बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इनसे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मीन स्टैंडर्ड कंडीशन है, एंड 1 atm प्रेशर आर 52 -394 and -286 किलो जूल पर मोल, फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन। तो अब आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथीन पता करना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये दीज 3 गिवन है, तो इन तीनों का आप इक्वेशन पता कर लो, है ना। आप इनका इक्वेशन बना लीजिए, 3 इक्वेशन बनेगा और फिर एक इक्वेशन बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इथीन का। इन तीनों से ड्राइव करके हम ये निकालेंगे और जो भी आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो इथीन का कंबशन आपके पास है C2H6 प्लस 3O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। तो आप देखिए वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, CO2 का जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस जो है इसको आप, चूंकि ये प्योर है तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता, तो माइनस ये सॉल्व करिए आपको मिल गया कितने बच्चे, 1412 किलो जूल। सिंपल है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंड इथीन के लिए आपको गिवन था। ये इक्वेशन आ गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर इथीन, जो कि आपने 1 मोल लिया है बच्चों। तो 1 मोल की वैल्यू गिवन, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से दोनों को सम कर लीजिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और इसको माइनस कर दिए, रिएक्टेंट होगा। सॉल्व करने पे आपको मिला 1412 किलो जूल पर मोल। गेटिंग और नॉट। अब आइए
नेक्स्ट टर्म है एक, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। तो इसमें कहा गया कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करते हो तो उससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे होगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। तो जिसका अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, वो अच्छा फ्यूल होगा। नहीं आया समझ में? तो देखिए लास्ट पेज पे क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू जो भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू है उसको मोलर मास से आपको डिवाइड करना होगा। कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू होगी उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, आपको मिलेगा कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्वेश्चन है कि इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, इथीन एंड आर -218 किलो कैलोरी एंड -342 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, विच इज बेटर फ्यूल। तो आप दोनों का निकालो। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन के लिए 218/16 और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथीन के लिए 342/28। सॉल्व करिए, 13 आया और ये 12 आया। इसका मतलब मीथेन अच्छा कंबस्टिबल है एज कम्पेयर टू इथीन। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि 1 ग्राम और 1 ग्राम इसका हमने फिक्स करके चेक किया तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है बच्चों, अमाउंट ऑफ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कम्पेयर टू दिस इथीन। तो दैट्स व्हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथीन। क्या समझ में आ गया? ये थर्मोडायनामिक का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग फिनिश करेंगे इस थर्मोडायनामिक को, है ना। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन आप इंजॉय कर सकते हो इसको अगर आप पूरे शिद्दत से आपने इसको पढ़ा तो। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहना। बाय।